चौथी तिमाही में ज्यादातर कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। एसबीआई, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने निराश किया है, लेकिन कई कंपनियों के प्रदर्शन में एक अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली है। नतीजों के बाद किन कंपनियों और सेक्टर्स में आपके लिए है निवेश के मौके, हम इस खास शो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास शो में दो मेहमान, एडलवाइस सिक्योरिटीज के निश्चल माहेश्वरी और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली। आप दोनों का ही स्वागत है। नतीजों का सीजन मिक्स सा नजर आ रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो कुछ सेक्टर्स थोड़े से कमजोर करने वाले रहे। ओवरऑल एक बार परफॉर्मेंस कार्ड पर नजर डाल लें। और निश्चल जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, इससे पहले कि हम सेक्टर्स और कंपनियों पर जाएं और उन पर बात करें, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या इन कंपनियों ने ओवरऑल निराश किया है या खुश किया है। कुछ आंकड़े मेरे पास में हैं और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 500 कंपनियों का जो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, उसमें साल दर साल आप देखिए बिक्री में लगभग 8% की बढ़त हुई है। तिमाही दर तिमाही बिक्री में 4% की बढ़त हुई है। अब मुनाफे में देखिए, मुनाफे में कोई खास बेहतर प्रदर्शन होता नहीं दिख रहा है। खासतौर से तिमाही दर तिमाही देखें तो लगभग 3% के आसपास की गिरावट आई। साल दर साल जरूर मुनाफा 7-8% बढ़ता हुआ दिखा है। दलजीत, पहले आपसे समझना चाहता हूं, जो 500 कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड अब तक हमारे सामने है, उनको देखकर क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये तिमाही भी एक तरह से खराब ही समझी जानी चाहिए? नहीं अनिल जी, खराब नहीं कहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये तिमाही जैसा अनुमान था उसी तरीके से आई है। ऐसा तिमाही शुरू होने से पहले हम लोग के जो अनुमान थे कि इस बार हमें पिछले कई क्वार्टर का लोएस्ट रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगा और बॉटम लाइन में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है। इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई खास फर्क आया नहीं है। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, वो जब वैसे के वैसे ही हैं, टॉप लाइन घट गई है तो नेचुरल है कि आपको बॉटम लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो आई थिंक उसी लाइन में ही आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने देखा है कि जो इंडस्ट्री वाइड डिस्पर्शन है, यानी कि विद इन द इंडस्ट्री कुछ कंपनियां बहुत अच्छा और कुछ कंपनियां बहुत ख़राब कर रही हैं। तो उसी सिनेरियो, एक ही माहौल में एक कंपनी बढ़िया और एक कंपनी ख़राब कर दी है, वो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं और वही ज़्यादा उजागर होकर सामने आए हैं। निश्चल जी, यहाँ पर आपसे भी यही राय लेना चाहता हूँ कि इस पूरी तिमाही के नतीजों को अब तक किस तरह से देख रहे हैं आप, खासतौर से बिक्री और मुनाफे के लिए? आज क्या कहीं ब्रॉडर एक जो बास्केट है 500 कंपनियों का, जो हम एक अंदाजा लगाकर चल रहे हैं, उसमें क्या कहीं मार्जिन्स में बेहतरी होने के संकेत दिख रहे हैं या फिर अब भी दबाव है? तो नंबर तो सब आ चुके हैं अनिल जी। अभी केवल क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है आगे के लिए। तो उसमें दो चीजें, टॉप लाइन के हिसाब से ज्यादातर मैनेजमेंट ने कोई खास इम्प्रूवमेंट होने की सजेशन नहीं किया है। लेकिन जहां तक के बॉटम लाइन का कंसर्न है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जब बॉटम हो गए हैं। और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अभी कंपनीज को कमोडिटीज़ का फॉल का बेनिफिट नहीं मिला है, जो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर में ज़रूर आना चाहिए। तो कमिंग क्वार्टर्स में मेरे को लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन बॉटम लाइन में अब स्टेडी रहेगी या इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे मार्जिन्स। चलिए, तो ये बात हुई कि नतीजे कुल मिलाकर उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद यही थी कि नतीजे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे नहीं। सबड्यूड परफॉर्मेंस, म्यूटेड परफॉर्मेंस ये कही जा सकती है कि वैसी ही आती हुई दिख रही है। लेकिन दलजीत, क्या कुछ संकेत ऐसे आपको हैं इन नतीजों को देखने के बाद कि ये तिमाही मानकर चलें कि लगभग बॉटम के आसपास है और इससे खराब परफॉर्मेंस अब आगे नहीं होगी? देखिए, जैसा अभी निश्चल जी ने भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टॉप लाइन में रिवाइवल का कोई स्कोप नज़र नहीं आया। कोई ऐसे ग्रीन शूट्स नज़र नहीं आ रहे हैं जिससे हम ये कह सकें कि अगले क्वार्टर में कुछ टॉप लाइन इम्प्रूवमेंट होगी। जहाँ तक बॉटम लाइन की बात है, वो उनका ये मानना है कि बॉटम लाइन इम्प्रूव होगी। मुझे लगता है कि शायद अभी बॉटम लाइन भी इम्प्रूव नहीं होगी। हमारा ये आउटलुक, हाउस आउटलुक है कि क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अब कंपनीज के पास बॉटम लाइन इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स होने थे वो हो चुके हैं ऑलरेडी। रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें, जैसा कमोडिटीज़ की बेसिस पे जो बात कही जा रही है कि शायद वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, मुझे लगता है कि वो भी हमारे यहाँ की कंपनियाँ उसको बहुत ज़्यादा इनकैश कर नहीं पाती हैं, क्योंकि वो जो कुछ थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट लेते हैं वो उनका रुपी डिप्रिसिएशन से निकल जाता है।
तो उनको कोई बहुत मेजर बेनिफिट उसमें आने की स्कोप लगता नहीं है। जहाँ तक एक ही नतीजा मुझे जो इसका कंक्लूजन निकला इस रिजल्ट के बाद, वो ये हुआ कि FY14 का जो हमारा अनुमान था कि FY14 के नंबर्स 7 या 8% बेटर होंगे FY13 से, ना कि 15-16% जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा था शुरू में, वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे कंक्लूजन ये दिख रहा है कि FY14 भी उतना बढ़िया नहीं है जितना हम लोग आज से 2 महीने 3 महीने पहले सोच रहे थे। बिल्कुल, चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। फिलहाल तिमाही नतीजे जो अब तक पेश किए हैं कंपनी ने, वो कमोबेश उम्मीद के मुताबिक रहे, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और कुछ कंपनियों ने बेहद निराश किया है बाजार को। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो परफॉर्मेंस अच्छी आई, क्या वो दामों में ऑलरेडी डिस्काउंट है, या जो खराब परफॉर्मेंस आई उसके बाद अब यहाँ से परफॉर्मेंस सुधर सकती है। इन्वेस्टमेंट के मौके आपके लिए कहाँ है इन नतीजों के दम पर, ये जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे दो खास एक्सपर्ट्स हैं, एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली, और नतीजों पर यह है खास चर्चा। अब कुछ सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। निश्चल जी, आपसे जानना चाहता हूं सबसे बेहतरीन सेक्टर के बारे में। FMCG अच्छी खासी ग्रोथ, और इतनी शानदार ग्रोथ, इतनी ज़्यादा उम्मीदें, उसके बावजूद इस सेक्टर की कंपनियों ने लीवर को देख लें, ITC को देख लें, बाजार की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या अब यहाँ पर निवेश के मौके हैं इन नतीजों के दम पर, या फिर सब कुछ अच्छा जो है वो इन प्राइस में डिस्काउंट है? मेरे को लगता है ITC हम लोगों का अभी भी यहाँ से बाई है, और वो अभी भी लिया जा सकता है ना। अभी टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप 1 साल के बियॉन्ड अगर अपना कॉल लेते हैं तो ITC आई थिंक यहाँ से भी ठीक लगता है। वैल्यूएशन नो डाउट अग्रेसिव है दोनों कंपनीज के, पर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अभी भी है ITC में, और रिजल्ट्स आई थिंक ठीक ठाक ही आ रहे हैं। तो FMCG सेक्टर में फिलहाल ITC एक पसंद है स्टॉक। लेकिन दलजीत, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा की तरह यूँ कह सकते हैं कि डिपेंडेबल है एकदम। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 से 30%, 35% की ग्रोथ आपको हमेशा आती हुई दिखेगी। इस खराब माहौल में भी इन्होंने निराश नहीं किया है। क्या अब भी पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वजन बरकरार रखना चाहिए, या अब थोड़े महंगे हो चले और प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? देखिए, सेक्टर के ऊपर ना जाकर के अगर हम स्टॉक में जाएंगे तो शायद उसमें हमें थोड़ा मौका मिलेगा। वैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक एज अ सेक्टर अच्छा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ICICI बैंक हमें ठीक लगता है, जहां पर अभी भी थोड़ा स्कोप है। हमें लगता है कि क्योंकि वहां एक कॉन्फिडेंस ये है कि पिछले 3-4 साल से हमने देखा कि एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई नेगेटिव सरप्राइजेज नहीं आए, लगातार क्लीनिंग अप हुई, और अब जो है वो बुक काफ़ी क्लीन है। लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस में शायद एक्सिस बैंक पर नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में अभी बहुत कुछ हिडन हो सकता है जो कभी निकलेगा। HDFC बैंक ठीक है, एक बहुत डिपेंडेबल है, हमेशा से लगातार एक साथ चलता आया है, बट वो आपको खरीदने का मौका नहीं देता है, बिकॉज वो ऑलरेडी 4 टाइम 4.5 टाइम पे चलता रहता है। तो एक ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर में मैं देखना पसंद करूँगा। इस टाइम पे भी अगर पोर्टफोलियो में कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। एक सरप्राइज पैक नजर आया थोड़ा सा रिजल्ट्स के लिहाज से निश्चल जी, वो था टेलीकॉम में। टेलीकॉम कंपनी ने, खासतौर से आइडिया ने काफ़ी बम्पर रिजल्ट्स दिए, उसके अलावा आरकॉम और भारती एयरटेल भी बुरे नहीं थे। क्या ये एक स्पेस अब अट्रैक्टिव दिख रही, क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से इस पर काफ़ी मार पड़ी थी, काफ़ी स्टॉक्स बिटे थे, यहाँ आपको कोई निवेश का मौका दिख रहा है नंबर्स के दम पर? नहीं, पूरा सेक्टर ही अगर वैल्यूएशन के बेसिस पे भी देखेंगे, और क्या कंजम्पशन सेक्टर है, रेगुलेटरी जहां तक इशू थे काफ़ी सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी जो कॉस्ट लोगों ने बिल्ड इन करी हुई थी स्पेक्ट्रम के लिए, उससे काफ़ी नीचे ही कॉस्ट आएंगी, चाहे वो भारती की है, आइडिया की है। तो स्टॉक अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग भारती प्रेफर करते हैं आइडिया के ऊपर। आइडिया मोर और लेस फुली वैल्यूड है, भारती में अभी भी अच्छा खासा स्कोप है ऊपर जाने के लिए। और भारती ने ये भी बोला है ये क्वार्टर में कि, और लास्ट 2 क्वार्टर से बोल रहे हैं कि उनके अफ्रीका बिजनेस में भी अब लोग प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन टॉप लाइन पे। तो आई थिंक वहाँ भी उनके मार्जिन अभी 30% के करीब आ गए हैं एबिटा में, तो वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो भारती हमको अच्छा लगता है। और क्या ऐसी राय आपकी भी है दलजीत कैपिटल यहाँ पर टेलीकॉम शेयरों पर?
देखिए, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर किसी को सेक्टर स्पेसिफिक रह के टेलीकॉम में जाना ही है कंपल्सरीली, तब जाए। वैसे कोई उस टेलीकॉम के अलावा और भी बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी भी स्कोप है। तो मैं तो टॉप डाउन अप्रोच हमारी ये है कि टेलीकॉम से अवॉइड ही करेंगे। हाँ, भारतीय जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल ऑलवेज प्रेफरेबल है, क्योंकि मच बेटर क्वालिटी ऑफ अर्निंग, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, सब कुछ अच्छा है। और दलजीत, कैपिटल गुड्स शेयरों पर क्या राय बनेगी? ये एक सेक्टर ऐसा रहा है जिन्होंने पूरी तरह से निराश किया है बाजार को। आप देखिए, चाहे एल&टी, भेल, दोनों ही दिग्गज और उसके अलावा छोटी कंपनियों ने सबने खराब नतीजे दिए हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर के स्टॉक्स पर क्या व्यू बनता है? क्या एकदम बुरा पीरियड इस सेक्टर के लिए हो चुका है, अब भी दिक्कतें हैं? मुझे लगता है कि बुरा पीरियड तो काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन ये कब रिवाइव करेगा और कब चलेगा ये प्रीएम्प्ट करना मुश्किल है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं कि भाई आपने आज की डेट में जो कुछ आपको मिलेगा वो एकदम डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे मिल रहा है, काफ़ी नीचे। एल&टी को छोड़ दीजिए, BHEL की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे 7 टाइम पे मिल रहा है, और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके के हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है कि जब भी ये रिवाइवल आएगा, अब वो 6 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, कहना मुश्किल है। टाइम कॉल ना ले करके अगर आप ये कॉल लेते हैं कि ये कंपनियां रिवाइव करने की क्षमता रखती हैं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, कंपनी एग्जिस्ट करेगी, ख़त्म नहीं होगी, तो तब आप ले सकते हैं। तो हमारा इस वे में कॉन्ट्रेरियन कॉल ये है कि आप BHEL लीजिए। और एल&टी पे हमारा अभी नेगेटिव व्यू ही है, क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक ने उतना नेगेटिव अपने वैल्यूएशन में अभी तक कंसिडर नहीं किया। जी, तो भेल पसंद है कैपिटल गुड्स शेयरों में यहाँ पर दलजीत को, लेकिन कैपिटल गुड्स और साथ ही इससे जुड़े हुए सीमेंट, इन दो सेक्टर पर निश्चल जी आपसे भी राय लेना चाहूँगा। खराब नंबर्स रहे हैं पूरे सेक्टर के, इन सेक्टर के स्टॉक्स में कहीं आपको अब रिकमेंडेशन है खरीदारी या बिकवाली की? सीमेंट मुझे लगता है कि वर्ष ऑलरेडी बिल्ड इन हो गया है सीमेंट में, और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अगले 2 क्वार्टर के नंबर उनके बेहतर आने चाहिए। थोड़ा सीमेंट प्राइसेस साउथ के मार्केट में ऑलरेडी इंक्रीज हो गए हैं, करीब 30 रुपया पर बैग के हिसाब से उन्होंने इंक्रीज किए हैं, और लगता है कि और भी प्राइस इंक्रीजेज आ सकते हैं साउथ में। तो मुझे लगता है सीमेंट शेयर यहाँ से जरूर लेने चाहिए। सीमेंट शेयरों में यहाँ से भी खरीदारी की जा सकती है। और कैपिटल गुड्स में निश्चल जी, वहाँ पर भेल और एल&टी पर क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक फॉर द मोमेंट अवॉइड करना ही बेटर है। खास करके लार्सन में ज़्यादा चल गया है और वैल्यूएशन उतना सपोर्ट नहीं करता है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहां पर नतीजे खराब रहे हैं या फिर काफ़ी बेहतरीन, लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर स्टॉक्स ने अलग अलग तरीके के नतीजे दिखाए। जैसे बैंक्स, कुछ बैंक्स खासतौर से PSU बैंक्स, कुछ बैंक्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, कुछ बैंक्स खराब हैं। IT शेयरों में भी मिला जुला रुझान दिखा है। इन सब शेयरों में, इन सब सेक्टर्स में क्या हो आपकी रणनीति, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर आगे आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, ये जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। अब फोकस करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स पर जहां पर नंबर्स मिले जुले दिखे हैं कंपनियों के बीच में। पहला सेक्टर है IT का। दलजीत, यहाँ पर कुछ कंपनियां बेहतरीन नंबर्स देती हुई दिखी है और कुछ कमज़ोर। IT शेयरों में जिस तरह से रुपए में अब कमजोरी होती हुई दिख रही, और ये नंबर्स आपने जो देखे हैं, ग्रोथ जो आपने देखी है, क्या कुछ खरीदारी का मौका है? जी अनिल जी, हमें लगता है कि नंबर्स खराब आए थे और उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने मार्केट में देखा इन्फोसिस के जब नंबर्स आए। पर मेरा ये मानना था कि नंबर्स उतने खराब नहीं थे जितना रिएक्शन खराब था, तो उसने आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट का मौका दिया है इन्फोसिस में। मेरा ख्याल से हम लोग इन्फोसिस में बाय दे रहे हैं विद टारगेट ऑफ 2683। और छोटे IT की बात करेंगे तो उसमें एक टेक महिंद्रा और KPIT कमिंस, ये दोनों कंपनियों ने हमेशा अपने क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। KPIT कमिंस ने हर बार गाइडेंस रिवाइज किया और उसको मीट भी किया है, तो हमें लगता है कि ये दोनों कंपनियों में भी बने रहना चाहिए। दोनों में हमारा बाय कॉल है। टेक महिंद्रा पे 1200 का टारगेट है और KPIT कमिंस में 145 का। जी निश्चल जी, ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बड़ी चिंताएं थी कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, खासतौर से 2 व्हीलर्स ने जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, उम्मीद से बेहतर थी। 4 व्हीलर्स में अभी थोड़ा प्रेशर है। इस स्पेस में क्या आपकी राय बन रही है, और क्या यहाँ पर नंबर्स के दम पर कोई खरीदारी या बिकवाली की राय होगी स्टॉक्स में? देखिए, ऑटो में क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट आ गया है लेकिन अभी तक ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑटो में जरूर रिवाइवल होना चाहिए।
चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या सीवी है, तीनों के तीनों सेक्टर में आई थिंक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद जरूर रिवाइवल होगा। ऑब्वियसली सब में पहले टू व्हीलर अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे, उसके बाद फोर व्हीलर, और जैसे जैसे ट्रांसमिशन होता है फोर व्हीलर और सीवी साइकिल अलॉन्ग विद दी इकोनॉमी का जो रिवाइवल होगा उसमें भी आना चाहिए। तो मेरे को पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है। और क्योंकि सब लार्ज कैप ही हैं, तो बजाज ऑटो टू व्हीलर में मारुति और टाटा मोटर, आइस्टर मोटर, ये सब अच्छे लगते हैं स्टॉक्स ऑटो में। और ये आप जो टेम्परेरीली जो येन में इतनी कमजोरी, उछाल और वॉलेटिलिटी हो रही है, उससे मारुति को में कोई घबराने की बात नहीं हो। मतलब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन उसके बेसिस पर ना लें, ग्रोथ के बेसिस पर ही लेना ठीक है। आई थिंक ये तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर टॉप लाइन और गाड़ियां बिकती रहीं तो आई थिंक वो ज़्यादा पॉजिटिव है, बजाय कि येन के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आई है। लेकिन दलजीत जी, पीएसयू बैंक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बार पहले, मतलब हालांकि पहले भी पिछली 2 तिमाहियों से हम एसेट क्वालिटी पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन इस बार लोग बजाय मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा देखने के ये देख रहे थे कि कितने प्रोविजनिंग आती है, कितने स्लिपेजेस होते हैं, ग्रोस नेट एनपीए कैसे हैं, और उसके बाद स्टॉक पर कॉल लेना डिसाइड करते थे। क्या सेंस मिल रहा है आपको पीएसयू बैंक्स के जो अब तक नतीजा है, और उसके उस लिहाज से इस स्पेस पे, इस सेक्टर पे, इन शेयरों पर क्या राय है आपकी? देखिए अनिल जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में, और वो डिपेंड कर रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। कहीं पे मैनेजमेंट चेंज हो गया तो क्लीनिंग अप ज़्यादा हो गई, कहीं पे मैनेजमेंट वही कंटिन्यू कर रहा है तो थोड़ा उसने लोन ग्रोथ को इग्नोर करके क्वालिटी को इम्प्रूव किया, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और वो जायज़ भी है, क्योंकि जब आप लोन की जो एसेट क्वालिटी के जो इशू हैं, ये लेगेसी इशू होते हैं, जो आपसे प्रीडिसेसर ने 2 साल 5 साल पहले जो कुछ किया वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और वो इतनी जल्दी सुधर नहीं सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब तुरंत ही आप बोलेंगे जो बोरोवर है अभी इसका सब कुछ राइट ऑफ करो, हटाओ इसको यहाँ से, ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो नेचुरल है कि इसको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, बहुत स्लोली एंड स्टडीली हो सकता है। तो इसमें अब, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स में हमने देखा कि मार्केट ने उसको प्राइसिंग भी कर लिया है। बहुत सारे स्टॉक इस समय आप देखिए तो सब बुक वैल्यू 0.5, 0.6 टाइम ज़्यादातर स्टॉक्स चल रहे हैं। इवन स्टेट बैंक जो है कल 9% गिर गया। अभी रिजल्ट के हिसाब से अगर देखें तो इतना बुरा भी रिजल्ट नहीं था कि 9% का रिएक्शन आए, और उसके बाद वो स्टॉक ऑलमोस्ट 0.9 टाइम्स FY15 बुक वैल्यू आ गया। तो अब ये अलग बात है कि बुक वैल्यू पे कितना विश्वास है आपको, और आपको क्या लगता है कि ये बुक वैल्यू कितनी और ख़राब हो सकती है। तो अगर हम इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी डालें, मुझे लगता है 20% खराब भी मार्जिन ऑफ एरर डालें तो भी बहुत सारे स्टॉक्स में, PSU स्टॉक्स में एक्चुअली जो है वो प्राइसिंग कर लिया गया है। तो वहाँ पर अगर कुछ, जहाँ पर अब मैनेजमेंट चेंज होने की संभावना नहीं है या लंबा टाइम है जिसमें 2 साल 3 साल हैं, तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए। कुछ कुछ पॉकेट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे क्वालिटी बेहतर होती हुई नजर आए। यहाँ पर निश्चल जी और दलजीत जी, आप दोनों से जाने से पहले इस नतीजों के सीजन में 2 स्टॉक आपसे लेना चाहता हूँ। ऐसे 2 स्टॉक, ऐसी 2 कंपनियां जिसे आप हीरो और जीरो कह सकते हैं इस रिजल्ट सीजन का। ऐसी कंपनियां जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी वो हीरो है, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया वो जीरो है। निश्चल जी, पहले आप बताएं। आई थिंक परफॉर्मेंस जहाँ तक आईटीसी है, वो आईटीसी या एचडीएफसी बैंक, वो कंटिन्यूसली दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, और वो तो दोनों ही लॉन्ग टर्म के हीरो हैं एक्चुअली, और आगे भी बने रहेंगे। इन्फोसिस ने खासा निराश किया आफ्टर लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस, और उसके बाद मैनेजमेंट का गाइडेंस, उसके बाद ये क्वार्टर में आके उन्होंने खासा निराश किया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आउटलुक अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्राइस गिर गए हैं, लेकिन ये क्वार्टर के रिजल्ट में काफ़ी निराश किया इन्फोसिस। तो आईटीसी और एचडीएफसी बैंक ये हैं हीरो इस तिमाही के स्टार परफॉर्मर के तौर पर। और अगर जीरो की बात करें तो इन्फोसिस, जिसने नतीजों के लिहाज से फिर से बेहद निराश किया। दलजीत जी, यही सवाल आपसे भी, आपके हीरो और जीरो कौन है?
देखिए मेरे ख्याल से हीरो में हम रखेंगे यूनाइटेड फॉस्फोरस और लुपिन। यूनाइटेड फॉस्फोरस की अगर आप बात करें तो नंबर्स बहुत बेहतर आए थे और जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू था उनका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो रही थी वो भी इम्प्रूव हुई और हमें लगता है कि अगला क्वार्टर इससे भी बेहतर होगा। तो लगातार 2-3 क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। तो वो यूनाइटेड फॉस्फोरस को हम लुपिन ने इसी तरीके से आउट परफॉर्म किया, 330 करोड़ के अनुमान के सामने 440 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन एंड टॉप लाइन दोनों। और अगर हम जीरो की बात करें तो फार्मा स्पेस में ही रेनबैक्सी जो कि बेस बिजनेस अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, जबकि उसी सेक्टर में लुपिन इतना अच्छा कर रहा है, सन फार्मा इतना अच्छा कर रहा है, बाकी सब बढ़िया कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो कुछ अपना स्पेसिफिक कंपनी इश्यूज ही हैं जिसकी वजह से किसी ना किसी कारण से इनके पास बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं और मार्जिन जो है वो नहीं बन रहे हैं। चलिए, तो ये है रिजल्ट सीजन पर हमारी खास पेशकश। निश्चल जी और दलजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। तो नतीजों का सीजन मिक्स रहा है, कुछ फ्लॉप तो कुछ हिट, और ऐसे में बेहतर यह है कि आप दाव लगाए उन शेयरों पर जहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे भी बेहतर आती हुई दिखेगी, बजाय सेक्टर्स के स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।